क्या होगा सर, पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा? इन सिंपल मैं बताऊं, नीट की जो पिछले 5 से 6 साल की हिस्ट्री है, तुम तुरंत रुकना और टिक कर लेना कि भाई मैं यही 35 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, 10 मुझे छोड़ने हैं। तो ये येलो हाईलाइटेड जो चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, 4 3 7 3 10। भाई ठीक है, 180 में 180 मत लाना, 175 ले आना। अब जो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो आज तक कर रखा है उसी को करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे आप सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो समझना बच्चा पार्टी, बेसिक 3 मुद्दों पे अपन अब बात करने वाले हैं जो आप सभी के दिमाग में आते हैं आखिरी के कुछ दिनों में। पहली बात कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा सर, पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा? दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक बता दो सर जहां से मैक्सिमम पेपर आता हो, कि भाई 20% टॉपिक से 80% सवाल आते हो, ये वाला कुछ वीडियो बना दो। और दूसरा, व्हाट टू डू इन लास्ट फ्यू डेज, इसमें हम क्या क्या और कर लें या किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मुद्दे जिनके दिमाग में है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात और गाइडेंस दूंगा। जिन बच्चों के अभी एट प्रेजेंट जो मॉक टेस्ट दे रहे हो 120 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ऑलरेडी ये स्कोर कर रहे हो, तुरंत इस वीडियो को स्किप करो। रीजन बीइंग इज, अगर आप अभी 120 और 130 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है, जो गाइडेंस जिस टीचर की भी आपने फॉलो करी है, वो बहुत सही गाइडेंस थी आपके लिए। और उस प्रोसेस को अब एंड तक ट्रस्ट करिए, एट द एंड आके किसी कोई नया थॉट प्रोसेस या किसी नई गाइडेंस पे मत स्विच करिए। ठीक है, ये सारी बातें जो आज मैं करने वाला हूं उन बच्चों के लिए करने वाला हूं जो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, अभी भी मॉक टेस्ट में 110 120 का स्कोर भी नहीं क्रॉस हो पा रहा है, मैक्सिमम पेपर में कम आ रहे हैं, 1 2 ही पेपर निकल रहे हैं जिसमें 110 120 प्लस जा रहे हैं अपने फिजिक्स में। तो उन सारे बच्चों के लिए ये गाइडेंस है कि कैसे आप सिग्निफिकेंटली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और 140 150 160 प्लस के लेवल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, दैट इज डिफिकल्टी लेवल। तो देखो बच्चा पार्टी, इन सिंपल मैं बताऊं, नीट की जो पिछले 5 से 6 साल की हिस्ट्री है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चैप्टर है, बेसिक 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज करें तो अपन 3 सब्जेक्ट कह सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हर साल आप देखेंगे, हर साल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो दो चैप्टर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनके एग्जाम्स पेपर्स जो होते हैं, उनके क्वेश्चन जो होते हैं काफी इजी बनाए जाते हैं, और कोई एक पोर्शन जो होता है वो थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट, इस शब्दों पे ध्यान है, वो भी डिफिकल्ट नहीं जाता। इजी से मतलब क्या है बच्चा पार्टी, जब आप इजी पेपर देख रहे होते हैं तो उसमें 40 प्लस क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, आपके देखे हुए होते हैं, क्लास नोट से मिलने वाले। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा काम करना पड़े, थोड़ी मेहनत लगे। और जिस साल स्लाइटली डिफिकल्ट पेपर आया, उस साल 35 प्लस क्वेश्चंस जो थे इजी में ही थे, 10 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अपन को पेन लेना पड़ता है। तो इजी और स्लाइटली डिफिकल्ट में इतना ही अंतर होता है, कोई बहुत मेजर नहीं होता कि पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट। अब इस साल कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन इजी आएगा, कौन सा डिफिकल्ट आएगा, देखो सर्टेनली इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। तो मैं अपनी प्रेडिक्शन दे दूं कि नहीं फिजिक्स बहुत इजी आने वाला है, नहीं। और अगर मैं इतनी प्रेडिक्शंस इतनी अच्छी कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसी रैंडम 11 पे जाके टीम बना के 1 करोड़ रुपए डेली के जीत रहा हूं, वीडियो नहीं बना रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल लो, सिंपल सी बात समझो कि 2 सब्जेक्ट तो तुम्हें बहुत सिंपल मिलने वाले हैं और एक जो डिफिकल्ट मिलेगा भी उसमें 35 प्लस क्वेश्चंस, 35 तो बेयर मिनिमम है जो सुपर इजी लेवल के होंगे। तो वो 35 तो सिक्योर करो भाई, मेरी बात आई है समझ में? वो 35 भी कर ले तो 140 नंबर हो गए तुम्हारे, तुम क्यों 10 डिफिकल्ट वाले के चक्कर में पड़े? ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल समझ गया। इस साल भी वही मानने वाला है, 2 सब्जेक्ट्स में बहुत सिंपल मिलने वाले हैं, एक थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट रहेगा,
उस स्लाइटली डिफिकल्ट पोर्शन में तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, तुम तुरंत रुकना और टिक कर लेना कि भाई मैं यही 35 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, 10 मुझे छोड़ने हैं। जब वो 35 हो जाएं, जब तुम इस लॉजिक से क्वेश्चन टिक कर रहे हो 10 मुझे छोड़ने हैं, तो तुम बहुत ईजिली 1 से 2 मिनट के अंदर 35 मोस्ट ईजी वाले क्वेश्चन तुम सॉर्ट आउट कर पाओगे। सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करो, डिफिकल्ट वाले में टाइम वेस्ट ना करें। जब पूरा पेपर हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब, तो उसके बाद वो जो आपके 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे अब आकर उसमें अटेम्प्ट करो, जो हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। सिंपल ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है डिफिकल्टी लेवल के साथ। अब बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स क्या हैं। ये बताना मेरा काम नहीं है, ये बात आपको बताएगा कौन, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे कर रखी है, हर एक चैप्टर की कर रखी है कि 2018 में इस चैप्टर से कितने सवाल आए, 2019, 20, 21, 22, 23, 6 साल का एवरेज पिछले निकाल दिया है आपके लिए। क्लास 11th के टॉपिक्स का ये है, क्लास 12th का। अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ चैप्टर्स जो है मेरे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है जो मैं बताने वाला हूं, जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी नीट फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखेंगे 2018 में 4, 2019 में 3, फिर 2020 में 4, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 5, और पिछले 4 साल का एवरेज देखें तो हर साल 4 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, और इस साल भी यही स्टैट्स फॉलो। तो ये आपको मतलब बहुत, जो येलो वाले हैं ना, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है और बहुत अच्छे से डिटेल एक एक पॉइंट आपको पढ़ के जाने, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस की कवरेज ज्यादा है और कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि तुक्का किसी साल बहुत ज्यादा, किसी, आप देखिए कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे ही गए। फिर सेकंड नंबर का जो चैप्टर आता है आपके पास वेटेज वाइज, वो आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि बहुत पार्ट हटा दिया गया है, उसके बाद भी ऑन एन एवरेज 3 सवाल है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। एक बार तमीज से कर लोगे तो 3 के 3 नंबर मतलब क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं, मतलब 12 नंबर कहीं नहीं है। सेमीकंडक्टर करने में बहुत कम समय लगता है, सुपर इजी चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स भी काफी कंसेप्चुअल, काफी इजी पार्ट है, ठीक है। और इसका भी देखेंगे पिछले 3 साल का एवरेज 3 है। 2023 में भी 3, 22 में भी 3, 21 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 में 1 है, 19 में 4 है, 18 में 3 है। तो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इससे भी आपको यहाँ, तो ये येलो हाईलाइटेड जो चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। 4, 3, 7, 3, 10। तो ये 3 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का हो गया, दैट इज 40 मार्क्स इन नीट, इन सिर्फ 3 चैप्टर से। तो इनको बहुत अच्छे लेवल से। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं वो आते हैं ये जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखे, जिसमें ऑन एन एवरेज 2 या 2, 3, जिनका एवरेज 2 या 3 के बीच में है, 2.5 के आसपास का एवरेज है, उनको रखा है। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जो मुझे लगता है हर साल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th प्रायोरिटी पे आपके पास होना चाहिए यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे इजी चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन में भी वो वाला पार्ट, एरर वाला, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गैज, इनकी मेजरमेंट वाली जो चीजें हैं, वो वहां से क्वेश्चन हर साल पूछे गए, ठीक है। अब इस साल कुछ पार्ट वहां से कट किया गया, बट फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिट एंड डायमेंशन से इस साल भी 2 से 3 सवाल मिलने वाले हैं आपको। तो बहुत इजी है, हार्डली 4 घंटा लगेगा, पूरा चैप्टर बहुत प्यारे से रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद इस जोन में आते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 6ठे नंबर का टॉपिक है, ठीक है। तो इन सबका भी अगर आप एवरेज ले लेंगे तो 8 क्वेश्चंस का एवरेज आ जाएगा इन 3 चैप्टर का, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस मैंने का एवरेज है इन 6 चैप्टर से। 6 चैप्टर से आप 18 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस लग सकते हैं। फिर जो ये ग्रीन कलर में है, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे कंसिस्टेंटली सवाल पूछे ही गए हैं। वाइट में वो है जिससे कभी पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप ग्रीन वाले कर लेंगे, फिर आप वाइट वाले कर लेंगे। इसमें भी मैं आपको बात बताऊं, है ये हो गया। आप अगर डुअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई को ले ले,
ठीक है। तो इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे, इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे 3, 1, 4, 1, 5, 5 क्वेश्चन का राउंड ऑफ एवरेज इनका भी आता है। डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर, इन तीनों चैप्टर को रिवाइज अगर अच्छे से करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हार्डली एक दिन में तीनों चैप्टर आप बहुत अच्छे से, मतलब सुपर अच्छे लेवल पे कर सकते हो। मतलब अगर आपने 4 घंटे दे दिए तो सारे खत्म होंगे। बहुत सिंपल से आपके फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। वेव ऑप्टिक्स भी काफी सिंपल सा है, फॉर्मूले बेस्ड है। तो ये भी अगर आप कर लेंगे तो 2 का एवरेज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो 7वें नंबर का ये सीक्वेंस है और 8वें नंबर का आपका ये है ईएम वेव, 9th नंबर का वेव ऑप्टिक्स। ईएम वेव को 8th के सीक्वेंस पे इसलिए रखा बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, किसी भी बैच में पढ़ा हो, 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो गया होगा, इतना छोटा है। तो यहाँ पे आप अपना एफर्ट्स डालें तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा कम एफर्ट्स देके। अगर मैं क्लास 11th में बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, वो मुझे लगता है कि काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि हर बच्चे ने इतनी बार पढ़ा होता है, हर बच्चे ने इतनी बार पढ़ा होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। न्यूटन्स लॉ भी आपको आता ही है, और ग्रेविटेशन एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर है। तो ये हो जाए, ये मोटे मोटे 10 चैप्टर मैंने बता दिए। इनको अगर आप कर देते हैं तो आप इनका अगर वेटेज देखेंगे तो अराउंड 100 to 120 मार्क्स का वेटेज आ जाता है। तो जिस बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि भाई पहले इन 10 चैप्टर को फोड़ दो, अच्छे से तमीज से कर लो, ठीक है। उसके बाद जब समय बचे तो तुम बाकी वाइट कलर्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे जाओ। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को, मेरी स्ट्रैटेजी को, मेरी बातों को, इस शीट को देख के तुम्हें बिल्कुल सही समझ में आ चुकी होगी कि ये इस तरह का कुछ भी नहीं होता कि मात्र 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। बेवकूफ बनाने की बातें हैं। विद डेटा जब आप देखोगे तो समझ में आएगा यार, कुछ 2 ही 4 चैप्टर हैं जिसमें 2 की जगह 3 सवाल पूछ दिए गए। मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स में 1 ही सवाल पूछे गए, कुछ में 2, और पूरे चैप्टर्स में से 3 से 4 तो चैप्टर्स ऐसे निकल ही जाएंगे ना जिसमें 3 और अबव 3 या 4 सवाल पूछ दिए जाए, ठीक है। तो बहुत ही बैलेंस पेपर है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर खोल लिया उससे सारे सवाल बाकी भूल गए। ये बात क्लियर हो गई कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब आता है व्हाट टू डू इन लास्ट, आखिरी के ये कुछ जो 25-30 दिन बचे हैं इनमें हम क्या कर दें। तो देखो, कई बच्चों का पैनिक पॉइंट होता है कि सर डिलीटेड पोर्शन से आ गया तो क्या करें, वो करना है कि नहीं करना, हाय दैया। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा, डिलीटेड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सा। अगेन अगर मैं प्रिडिक्शन कर लेता तो रैंडम 11 पे टीम बना लेता। देखो, देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी कि एक सवाल आ जाए, ठीक है भाई, ठीक है 180 में 180 मत लाना, 175 ले आना। अब इस बात पे वही बच्चा डिस्कशन करे और वही बच्चा वापस से मुझे दुखी करे कि सर अगर आ गया तो, वो वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जिसको ये दिख रहा हो क्लियर कट कि 175 तो मेरे आ रहे हैं। वो एक सवाल अगर गलत हो गया, मैं रैंक 1 की जगह रैंक 2 आ गया तो सर मेरा तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा मैं। तो इस कैटेगरी का है तो वो अलग से मिलना मैं बता दूंगा। बट हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 175 भी ठीक है तो ठीक है ना यार, वो एक कहाँ से क्या आएगा जो डिलीटेड पोर्शन से अगर आया तो उसके चक्कर में तुम जो पूरा क्लियर कट उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसको तुम फॉलो ना करो, ये कहीं की समझदारी है। तो सिंपल जो क्लियर कट सिलेबस दे रखा है उसको स्टिक करना है, पूरा पेपर वहीं से आएगा, कुछ भी हर्थ नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर आ गया तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं आ सकते डिलीटेड पोर्शन से, मैक्सिमम आया तो एक, छोड़ देना, क्या दिक्कत आ रही है। बात क्लियर है। दूसरी बात कि सर क्या क्या लास्ट के कुछ दिनों में कर, तो मेरी बहुत जेन्युइन एडवाइस है दोस्त कि कुछ भी नया मत करो, जो तुम आज तक करते आए हो वही करना है। सिंपल सी बात है ना, अपना पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने का तरीका बदलना है। तुम पहले बायो कर रहे थे तो बायो करो, कोई रैंडम वीडियो देख के नहीं, पहले फिजिक्स कर लो फिर केमिस्ट्री कर लेना, फिर तुम आज तक जिस तरीके से, बिकॉज अब ये समय नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने वाला समय जा चुका है। अभी तक तुम जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते आए वही तरीका पे, वही तरीके से आपको पेपर,
जो नोट्स जिस टीचर के फॉलो कर पढ़ते आए हो, जिससे पढ़ा है, उसी के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, कोई नया कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। वही तुम्हारे काम आएगा। जो डीपीपी के क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर रखे हैं उन्हीं को कॉल सॉल्व करना है। जो पुराने पेपर तुमने टेस्ट दे रखे हैं कि उन्हीं को वापस से सॉल्व करना है। मेरा शब्दों को मोटे मोटे रूप में तुम अपने कान में डाल लो, ये वक्त है रिवीजन का। और रिवीजन को ध्यान से 3 बार पढ़ोगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। दोबारा देख रहे हो, कोई भी फ्रेश चीज नहीं कर दी है। इन सिंपल फ्रेश जो करना है वो सिर्फ एक काम करना है, वो है रोज एक मॉक टेस्ट दो। जो हो रहे हैं लाइव उनको दो, जो कुछ पुराने पेपर पढ़े हो, टेलीग्राम पे पढ़े हो, कहीं से भी मिल जाए, पड़ोसी का पेपर मिल जाए, वो मांग के दो। लेकिन कोशिश करो कि रोज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो आज से, ठीक है। तो तुम्हारी एक हैबिट बनेगी और स्पीड बनेगी 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने, ठीक है। उसमें जो नए क्वेश्चन आए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उसको दो। 1 घंटा उसके एनालिसिस लगाओ, जो क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों गलत हुए, उनका सही सॉल्यूशन क्या है वो जानो। लेकिन इन 4 घंटे, भाई 3 घंटे पेपर देने का, 1 घंटा पेपर एनालिसिस का, 4 घंटे के बाद तुम जो 14 घंटा और पढ़ रहे हो, भाई 14 नहीं भी मानू तो 12 घंटा तो बेयर मिनिमम 16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी में। अब जो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो आज तक कर रखा है उसी को करना है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, जो पुरानी डीपीपीज हैं उन्हीं को सॉल्व करो। नोट्स रिवाइज करो, जितनी बार तुम नोट्स रिवाइज करोगे, जितनी बार तुम पुरानी डीपीपीज सॉल्व करोगे, जितनी बार तुम पुराने टेस्ट पेपर्स को देखोगे, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। एज सिंपल एज दैट। ये आपको फॉलो करना है, कुछ भी नए के चक्कर में नहीं फंसना है। मैं बता दे रहा हूं, जितना स्ट्रांग तुम्हारा रिवीजन होगा उतने स्ट्रांग तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। शॉर्टकट के चक्करों में मत फंसना। कहीं भी कोई रैंडम ज्ञान मिल जाए कि भाई ये तो बस आखिरी के 30 दिनों में नैया पार लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो आज तक किया है उसी से होगा। जिस प्रोसेस को तुमने आज तक फॉलो किया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके करना होगा। तो ये बात समझ में आ गई, व्हाट टू डू इन लास्ट फ्यू डेज। प्लेन रिवीजन करना है, रिवीजन जो कर रखा है वही सेम नोट्स, जिस टीचर के नोट्स पढ़े हैं उसी टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, कोई नए नोट्स नहीं देखने हैं। वही डीपीपी सॉल्व करनी है, वही पुराने टेस्ट पेपर देने हैं। तो ये तुम्हें करना है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। इस चीज को आप फॉलो करके देखिए और 10 दिन फॉलो करो, और उसके बाद आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुम्हें कितना फायदा हुआ मेरे इस बातों से। क्लियर कट बात समझ में आ चुकी है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा, मैं स्टैटिकल डेटास के साथ तुम्हारे साथ आया हूँ। तो किसी भी रैंडम चक्करों में मत फंसो। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने हैं, मैंने नंबरिंग कर दी है 10 तक की, इन 10 तक को फॉलो कर लो। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 10 चैप्टर को सिलेक्टेड तुम पढ़ लो, तुम्हारा 120 मार्क्स का पेपर कंप्लीट है। और ये मेरा नहीं कि मेरा मानना है, भाई हमने डेटा दे रखा, पिछले 6 साल के एवरेज पे बात कर रहे हैं, रैंडम कोई बातें नहीं कर रहे। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। और भी अगर कुछ डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। उस पर लेके आपके एक वीडियो लेके आऊँगा, और जो भी आपके डर हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, वो ज़रूर रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज। फुल मेहनत से पढ़ाई करो, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। रोज़ सुबह उठा करो और बोला करो कि भाई तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया करो, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमित, ठीक है, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर राहुल, जो भी तुम्हारा नाम है, रोज उठ के बोला करो यार तुम चैंपियन हो। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। यही डिफाइनिंग होते हैं। कोई हार जाता है, पहले ही गिव अप कर लेता है, कोई बिल्कुल लग के बिल्कुल माथा फोड़ के आता है वहां पे। तो बिल्कुल बैल बुद्धि की तरह बिल्कुल घुस जाओ, रगड़ो अपने आप को डेली, और जो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया वो करो। ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने प्रोसेस बताया वो कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े रिजल्ट शॉर्टकट से नहीं मिलते, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।